बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम में हम एज़ यूजुअल सेगमेंट भी शामिल करेंगे और अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी बात। मदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा मैसेज ये है, एक गलत नज़रिए और अक़ीदे का बुतलान। हमारे यहाँ ये ख़्याल है अगर कोई मुसलमान साल हा साल से किसी मुसीबत में मुब्तला है, किसी आज़माइश में मुब्तला है, तो हम कहते हैं पता नहीं इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है, अभी तक इसकी मुसीबतें टल नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया। ये नज़रिया 100% बातिल है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन, अल्लाह जिस बंदे के साथ दुनिया में भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे आज़माइश में मुब्तला फरमाते हैं। अल्लाह जब किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाते हैं तो अल्लाह उसको आज़माइश में मुब्तला फरमाते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सेहत के अय्याम में किसी ने पूछा, अय्यूब बीमारी के दिन अच्छे थे या सेहत के दिन अच्छे थे? हज़रत अय्यूब ने फरमाया, बीमारी के दिन ज़्यादा अच्छे थे, क्योंकि दिन में 2 मरतबा अल्लाह की तरफ से पैगाम आता था, अय्यूब तेरा क्या हाल है, अय्यूब तेरा क्या हाल है। इसलिए मुसीबत मांगनी नहीं चाहिए, अगर आ जाए तो उस पर सब्र करना चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। और एक और चीज़ जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है, कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ख़तरे की घंटी बज उठी है। लेकिन मैं हर रोज़ यही आप लोग के साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि केसेस बढ़ने के बावजूद एहतियात ना तो गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह से नज़र आ रही है, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि एकदम से फिर अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगे और उसकी भी कोई तैयारी ना की गई हो। इसी पे बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, केसेस बढ़ रहे हैं और तैयारी ना तो हमें अस्पतालों में ऐसा सच नज़र आ रही है, ना तो जिस तरह से SOPs पर इम्प्लीमेंट कराना चाहिए वो भी नहीं। अब क्या होगा कि जब पानी सर से गुजर जाएगा तो हमारे पास लॉकडाउन के अलावा, बाजार मुकम्मल बंद करने के अलावा ऑप्शन कोई नहीं रह जाती, फिर लोग उसको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। देखिए, एक चीज़ तो मेरे जो ज़ाती तौर पर नॉलेज में आई है कि गवर्नमेंट इस बात के ऊपर गौर कर रही है कि अगर ये इसी तरीके से शरह बढ़ती रही तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन तो नहीं, इस दफ़ा इनका मूड नहीं है लॉकडाउन का। अच्छा। ये को गैदरिंग को जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाने की सोच रहे हैं कि गैदरिंग मसलन शादी अभी हो रही हैं, सब शादी तकरीबात भी हो रही हैं, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि इनको थोड़ा सा महदूद किया जाए, इसके ऊपर जो है ये गवर्नमेंट। लेकिन बट साहब सवाल ये ना, अभी महदूद क्यों नहीं किया जा रहा? अब अभी क्यों नहीं आप वैक्सीनेशन की पाबंदी यकीनी बना रहे हैं? मॉल्स में भी लोग बगैर वैक्सीनेशन कार्ड दिखाए जा रहे हैं, हर जगह पर पब्लिक प्लेस पर आप देख ले, रेस्टोरेंट्स पे देख ले, बाजारों में, कहीं पर इस प्रैक्टिस को किया ही नहीं जा रहा। है प्रैक्टिस इसलिए इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि या तो वहाँ पे आप परमानेंट टीम्स या कोई गवर्नमेंट अपने लोग बिठाए, वो नहीं हो सकता। मैंने 1-2 जगह पे इसी तरीके से उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप यहाँ पे कार्ड क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछ क्यों नहीं? उन्हें और वो जो गार्ड बिठाए होते हैं उनको कार्ड जिस मर्जी का दिखा दे, उनको पता ही नहीं। मसला ये है कि हमारी तरफ से भी जो एटीट्यूड है ना, अगर कोई गार्ड पूछ ले या दुकानदार पूछ ले, सर आपने वैक्सीनेशन करवाई है, तू कौन हो ना पूछने वाला? एग्जैक्टली हमारा एटीट्यूड आगे से ये, तो फिर दुकानदार या जो होटल का रेस्टोरेंट वाला मालिक है या मैनेजर है वो क्यों अपने कस्टमर को खराब करे? देखिए, ये तो अगर गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो यहाँ तो फिर उनके पास अफरादी कुव्वत की कमी है कि गवर्नमेंट के पास, वो फिर अपने लोग बिठाए सब वैसे ये भी एक चीज़ है कि सब जगह पे आप नहीं बिठा सकते। ये तो हमें ज़ाती तौर पर इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करना और इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि अगर वहाँ पे गए, अगर किसी गार्ड ने या किसी ने पूछ लिया तो हम के जी भाई लगवाई है, ये चेक कर ले। हमारा एटीट्यूड नहीं है। और आखिरी जो चीज़
कि जब पानी सर से गुजर जाता है हम सारे इकदाम उसी वक्त करते हैं। सही लास्ट टाइम आपने भी कहा। देख ले और ये अब भी यही होगा कि जब पानी गुजर जाएगा फिर हम हॉस्पिटल्स के अंदर भी इमरजेंसी के तौर पे जो है फील्ड हॉस्पिटल्स कायम करेंगे, लोगों को वहाँ पता पे नहीं कब कायम करेंगे, अभी तो खत्म कर दिए गए हैं। खैर, ये दोनों तरफ से ताउन जरूरी होता है। हम देखते हैं कि हर कोई हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहा है, हम खुद किस हद तक SOPs पर अमल कर रहे हैं, हम खुद बाहर जाते हुए कितनी एहतियात कर रहे हैं, ये हम नहीं देखते हैं। तो जब तक दोनों तरफ से ताउन नहीं होगा आप इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्लीज एहतियात कीजिए। अभी शामिल कर लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। कोमल हमारे साथ मौजूद होंगी। कोमल बताइएगा अपडेट्स क्या हैं। रात तो खूब बारिश हुई और सुबह हमें मतला साफ नजर आ रहा है, सर्दी भी एज सच इतनी ज्यादा नहीं, शायद मुझे नहीं फील हो रही। बताइएगा अपडेट क्या है। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है, मतलब भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि दिन के औकात में जो है वो आज मतलब अबर आलूद रहेगा, लेकिन दोपहर के औकात में सूरज और बादलों की आंख बिचौली जारी रहेगी, जिसके बाद जो है मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाएगा और दर्जा हरारत में भी कमी देखने में आएगी। इस वक्त भी बाहर का दर्जा हरारत जो है वो कमी के साथ 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो अभी 90% और हवा की रफ्तार 2 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चल रही है। मौसम खासा खुशगवार है, सुहाना मौसम है। यह बस्ता हवाओं की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी आज मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और दिन भर कम से कम आज 8 डिग्री रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताना था उनका कि जो शहर लाहौर में बारिशों का स्पेल दाखिल हुआ था आज जो है इस वक्त स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है और शाम तक जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जिसके बायस जो है शहर लाहौर में सर्दी मज़ीद बढ़ेगी। बारिशों का सिलसिला जारी रहने की वजह से फॉग और स्मोक में भी कमी देखने में आई है और लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स बेहतरी के साथ आज 163 रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है कोमल, थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल हमें कोमल ने बताई है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं शहर की सूरत हाल की। खबरें आज हमारे पास कौन कौन सी हैं। शहर में दूसरे रोज भी बादल जम के बरसे, जगह जगह पानी जमा, मामूलात जिंदगी मुतासिर। बारिश ने जनरल अस्पताल में निकासियाब के इंतजामात का पोल खोल दिया। जनरल अस्पताल गायनी और सर्जिकल ऑपरेशन की छतें टपक पड़ी। सर्दी बढ़ते ही गैस की तलब में इजाफा, लाहौर के 4 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत का सामना। और स्मार्ट कार्ड खत्म, 3rd नंबर प्रिंट्स की तैयारियां, गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर टैग लगेगा। टॉप स्टोरीज नाज़रीन आप जान चुके हैं, इन खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खबरों की डिटेल की तरफ जाएंगे। हमारे साथ ही वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आज की पहली खबर की तरफ जाएंगे। कल भी वैसे हमने थ्रू आउट, क्योंकि सारा दिन बारिश हुई और बारिश से ही आगाज़ किया था, लेकिन रात अच्छी खासी तेज़ बारिश थी और बादल भी गरज रहे थे। जम के बारिश हुई और जगह जगह पानी भी जमा रहा, मामलात ज़िंदगी भी मुतासिर हुए। अभी भी मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें पानी नज़र आ रहा है। बट सब क्या कहेंगे, बारिश इंजॉय की। इस तरह की बारिश वैसे कम ही लोग एंजॉय करते हैं। जैसे आप बता रहे थे ऑफिस से जा रहे थे, तो क्या एंजॉय आपने किया? क्या एंजॉय करना है, हमारी किस्मत में एंजॉय नाम की चीज़ ही नहीं है। चलें एंजॉय का ई आ जाए हमारी किस्मत में। सारा दिन दफ्तर दफ्तर दफ्तर, बस ये है कि जाते हुए ठंडी ठंडी हवा जब पड़ती है तो चले हम खुश हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बड़ा मसला रहा कि जो बेचारे ऑफिस आ रहे थे और ऑफिस से जा रहे थे, ना तो ऑफिस वालों ने उन बेचारों को स्पेयर किया और वापस जाते हुए तो उनकी हालत और भी यानी दिल के अरमान आंसू में बह गए। सही कह रही हैं आप, ऐसे बारिश में बह गए, बारिश में बह गए, बारिश ने बहा दिए। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त मौसम, और आप ये देखें कि इस बारिश के बाद ठंड में आपको थोड़ी सी उसकी शिद्दत के अंदर ना कमी आपको नजर आएगी कि उस तरीके से आप ठंड नहीं है कि खून जमा दे ठंडने वाली ठंड। एग्जैक्टली उसमें कमी आई है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी हर दफ़ा वाज़ेह हो जाती है,
हमारे इदारों ने काम तो बेचारे वो करते हैं, उनके पास जितनी सहूलत है। बट साहब ये तो दुखती रग है, मैं तो इतनी परेशान हूँ इस मुसलसल बारिश से, जो लाइट गायब हो रही है ना, यकीन माने हर जगह घंटों बिजली की फराहमी मौत। अच्छा बारिश हो जाए तब हमारी लाइट गायब हो जाती है, थोड़ी सी धुंध पड़ जाए तब जो है वो लाइट गायब हो जाती है, गर्मी पड़ जाए तब यानी आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लोड भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, बारिश आंधी तूफान में नहीं बर्दाश्त कर सकता, आपका सिस्टम ठंडा पड़ जाता है। नहीं ठंडा नहीं पड़ जाता, ये कि पता नहीं किधर को चला जाता है। सही तो और आप बिजली के बिल देख लें, आप हर थोड़ी मैंने कहा था कल गर्मी आती है तो गर्मी लग जाती है, ठंड आती है तो ठंड लग जाती है। देखे ना नजला जुकाम खांसी, यानी कि जो एक इंसान को बीमारियां होती हैं वो इनके सिस्टम को भी लग जाती हैं, यानी कि अभी तक ये इस सिस्टम को ही बेहतर नहीं कर पाए। अच्छा वो तो है ही है। आप ये देखें कि एक बारिश ने बहुत सारी चीज़ों के जब होती है तो पोल खोल देती है, बिल्कुल पानी खड़ा है निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने खुद देखा है कि वाटर ब्राउज़र जो है वो जगह जगह खड़े निकाल रहे हैं, लेकिन जितनी इनके पास कैपेसिटी और जितनी अफरादी कुव्वत होनी चाहिए और जिस तरह का इनको इंतजामात करके देने चाहिए ताकि ये जल्द से वैसा नहीं है, बजट पता नहीं किधर चला जाता है। अच्छा तीसरी चीज़ आपने देखा होगा पिछले दिनों सड़कों के ऊपर पैच लगाए इन्होंने, मुख्तलिफ जगहों पे जो खड्डे थे उनको भर दिया, बारिश हुई है सारा दोबारा बैठ गए हैं। यानी कि इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कि वो चूंकि खाबे है ना हर जगह पे, तो खाबे तो कहीं खाने ही खाने हैं, लेकिन एनी हाउ सारी चीज़ें अपनी जगह पे। बारिश है, बारिश आज भी होनी है, तो मेरा ख्याल है कि मैं तो लोगों को ये मशवरा दूंगा भाई इस बारिश को एंजॉय करें, मसले मसाइल अपनी जगह पे चलते ही रहने हैं तो एंजॉय करें, समोसे खाएं, एंजॉय क्या करें। बट साहब लोग घरों में गैस नहीं आ रही है, अब कुछ अपनी पसंद का बना भी नहीं सकते हैं, लाइट चली जाती है, बाहर जो लोग निकलते हैं वो सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन खैर पॉजिटिव रहना चाहिए, सब अगर बुरा भी हो रहा है कुछ अच्छा निकाल के अगर आप अच्छा सोच लेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं इसीलिए थोड़ा सा पॉजिटिव रह के मुझे बता दें मैं अच्छा कहां से लेकर आऊं। अब जनरल हॉस्पिटल से खबर है जहां पर नकासी आपके इंतजामात जो है वो सामने आपके गायनी और सर्जिकल ऑपरेशन की छतें टपक रही हैं। अच्छा इससे पहले मुझे सर्विसेज और म्यू के भी हालात अपने नाजरीन को दिखाए हैं, बारिश हो जाए तो वहां पर क्या हालात है। ये बिल्डिंग्स है बल्कि बहुत ज्यादा पुरानी, इनको टाइम के साथ आप कुछ रेनोवेट नहीं करते और आप कॉम्प्रोमाइज कहां कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर की छतें बट सब टपक रही हैं। ना ये तो टपक रही है, हमने तो वो भी सूरत हाल दिखाई है कि जो पानी वार्ड्स के अंदर चला गया, बिल्कुल दिखाया ना, वो फुटेजेस अभी भी हमारे पास हमारे आर्काइव के अंदर मौजूद है। पानी चला गया और मेरा ख्याल है अभी चला भी गया होगा जो नहीं बन सकी होगी फुटेज। आप मुझे बताएं हेल्थ के ऊपर दिया गया बजट किधर लगता है, मैं समझने से कासिर हूँ। आप ढोल पीट रहे हैं कि हमने लोगों को सेहत हेल्थ कार्ड दे दिए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ट्वीट सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है, फलां बार जी देखें इसकी इतनी तनख्वाह के अंदर ये नहीं करवा सकता था काम, लेकिन ये देखिए इसका इलाज हो रहा है। भाईजान इतनी कंप्लेन्स आ रही हैं उस हेल्थ कार्ड के ऊपर भी मैंने कल एक कंप्लेन यकीन करें फॉरवर्ड की है, मुझे उसके ऊपर अभी तक रिप्लाई नहीं आया कि अगर किसी ने उसके ऊपर जाके इलाज करवाने की कोशिश की है तो उसको अगर उसने कमरा मांगा तो उसको कमरे की बजाय वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। भाई वो पे कर रहा है, ये तो भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जहाँ पे ये आपने बाय द वे मैसेज किया, आपको इसका रिप्लाई आया कि मैं आपको आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने एक ऑफिशियल को ये मैसेज किया और मैंने उसको कहा कि ये डॉक्टर साहिबा को फॉरवर्ड कर दे, क्योंकि डॉक्टर साहब को कोरोना हुआ है। मैं खुद भी फॉरवर्ड कर सकता था डॉक्टर साहिबा को, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं यानी कि जो एक वे है उस तरीके से गया हूँ, पर मुझे उसके ऊपर रिप्लाई नहीं आया। छोड़ें इस बात को, ये जो टपक रही हैं छतें है, मरीज यानी कि गायनी वार्ड के अंदर जिसकी ऑपरेशन थिएटर वो जगह है जहां पर आप किसी भी मरीज को इंतहाई सीवियर कंडीशन में, परेशानी की हालत में और फौरी इलाज की सूरत में लेके जाते हैं, और वहां पर अगर ये हालात होंगे कि छतें टपक रही हैं, ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि आप किस तरह हॉस्पिटल जाने का रास्ता ही बट साहब सारा पानी पानी हुआ पड़ा है। तो आप मुझे बताएं उस हॉस्पिटल का, उस सेहत के स्ट्रक्चर का क्या हाल होगा जिसका ऑपरेशन थिएटर टपक रहा है। सही कह रहे हैं आप मुझे बताइए लोग क्या करें, कहाँ पे लेके जाएंगे। आप बात कर ले, मैं इसलिए थोड़ा सा पोलाइट हूँ कि जज्बाती नहीं हो रहा, क्योंकि ये अब रूटीन की चीज़ें हैं, हर दफ़ा शो में आके बैठते हैं हम यही डिस्कस करते हैं, लेकिन किसी के कानों पे जूं ही नहीं रेंगती है, कोई इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। इवन गलती चले आप तस्लीम कर लें कि जी हाँ जी ये हो गया है, आप किसी ऑफिशियल से बात करेंगे ना इस टॉपिक के ऊपर, वो कहेगा नहीं कुछ भी नहीं हुआ,
थोड़ी सी थी, हमने हॉस्पिटल का एमएस इस पर जवाब देने को तैयार नहीं होगा, क्यों देगा? इंतजामी अमला तैयार नहीं होगा। असल में जवाब दे ये इन लोगों ने बताने ना कि इनके हॉस्पिटल के मसाइल ये हैं। हॉस्पिटल के जो करता धरता है, अगर वही जोर दे के रखें, वही महकमा सेहत के पीछे पड़ जाएं, वही हुक्मरानों के पीछे पड़ जाएं कि भाई हमारे अस्पताल के ये हालात हैं, इनको ठीक करा के दें। सर देखें, मुझे तो लगता है हाँ आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। आवे का आवा देखें, ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ बिगड़ी हुई है और हम इस बिगड़ी हुई चीज़ को दुरुस्त नहीं करना चाहते। हम अगर मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि जो बजट रखा जाता है वो जाता कहाँ पे है, किस जगह पे वो बजट खर्च होता है। देखें, मेडिकल की चीज़ें अपनी जगह पे, अद्वियात के लिए बजट एक अलग बजट होता है और जो अस्पताल की मेंटेनेंस के लिए बजट होता है वो अलग होता है, जो मेरी नाकिस मालूमात है। अब वो जो मेंटेनेंस के लिए बजट आ रहा है वो किधर जा रहा है, किस पे लग रहा है, मैं इसका जवाब जो है ना तो आपको वजीर सेहत दे सकती है, ना हॉस्पिटल इंतज़ामिया देगी। जिस तरह कि आपने कहा कि उनसे मांगा जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो नहीं देंगे क्योंकि उससे उनके अपने किचन चलते हैं। जब तक देखें किचन चलाना है ना, अपना भी तो किचन चलाना ना, इस महंगाई के दौर में अपनी गाड़ियों के अंदर भी तो फ्यूल डलवाना है ना, तो वो कहाँ से डलेगा, वो इसी बजट में से डलेगा ना। हॉस्पिटल के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी गरीब का कोई मरीज आया होगा, अगर वो करवा के भी चला जाएगा वहाँ से, किसने पूछना है भाई आप यहाँ से वायरस लेके जा रहे हैं, आपका ऑपरेशन ठीक हुआ या नहीं हुआ, वो आलात ठीक है या नहीं है, ठीक है जरी आलात, उससे इनको दिलचस्पी नहीं है। ये जो तब्दीली हम करते रहे ना, ये है बुनियादी तौर पर तब्दीली। क्या समझिए, अगले 5 साल भी वो मांग रहे हैं कि अगले 5 साल भी आएंगे, हम पता नहीं अगले 5 साल आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये जो 4 साल है ना, मैं आपको बताऊं इससे भारी आवाम के ऊपर किसी जगह पे नहीं गुजरे। बदतरीन, ना आपका तालीम का स्ट्रक्चर, ना आपका सेहत का स्ट्रक्चर, लोग बेरोजगार। तालीम वैसे ही आपकी कोरोना की नजर हो गई, सेहत के क्या हालात है वो कोरोना ने सब खोल के दिखा दिया कि कितनी आपकी तैयारी है, और अभी भी आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। और ये मसाइल जो हैं ये पता नहीं किसने हल करने हैं। आप हर चीज उठा के कोरोना पे डाल देते हैं, कोरोना आ गया जी, कोरोना ने बहुत चीजें जो है ना दिखा भी दी हैं कि असलियत क्या है। ऑनेस्टली स्पीकिंग बट साहब, ये बात है ना, कोरोना की आड़ में इन्होंने किया बहुत कुछ है, लेकिन उन्होंने हकीकत भी दिखा दी है कि असल में कहां पर हमारी हुकूमत स्टैंड कर रही है। ये बताए ना कि कोरोना का जो बड़ा बजट था, उस बजट के ऊपर एक बहुत बड़े हाई कमान के अफसर की जो है वो इंक्वायरी लगी, उसकी खबर भी नहीं उन्होंने आने दी बाहर, जो कोरोना के ऊपर बजट इकट्ठा हुआ। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे भी पर जल जाते हैं। बट सब मेरिट पे कर रहे हैं सब कुछ, ये मेरिट का राग अलापने वाले लोग हैं, रियासत मदीना की मिसालें देने वाले लोग हैं। आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। हमने ब्रेक की तरफ नाज़रीन जाना है, वापस आएंगे तो सर्दी बढ़ते ही गैस की तलब में इजाफा हुआ। हो जाए जितना मर्जी इजाफा होने, गैस होगी तो इजाफा काम आएगा ना किसी के। और को 4 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत का सामना है और ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस पर भी किसी ने कुछ नहीं करना। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर हम डिस्कस करने वाले हैं, लाहौर को 4 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की किल्लत का सामना है और तलब बढ़ गई है, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि तैयारी कोई नहीं की जा रही। बट साहब अभी तो गैस के लिए कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही, ये भी मेरे ख्याल से सीज़न में नहीं की जाती, उससे पहले तमाम तर प्रिपरेशन की जाती हैं जो हमने नहीं की हैं। बिजली के हवाले से भी यही मुश्किलात आती हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, वही ना बात यह है कि देखें गैस कोई नहीं है, बिजली आपके पास कोई नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि फिर तब्दीली क्या है। सही बात। फिर तब्दीली क्या है? गैस आपने एलपीजी गैस जो है वो इतनी महंगी कर दी, हर बंदा एलपीजी गैस का सिलेंडर अफोर्ड नहीं कर सकता। गैस जो आ रही है, मैंने पिछली दफा कहा था, मुझे अभी तक समझ नहीं लग रही गैस जा कहाँ पे रही है। अगर आप सनतों को गैस की फराहमी नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गैस सारिफिन कहते हैं ना प्रायोरिटी है, और इस तरह के मौसम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भी घरेलू सारिफिन को दी जाती है, सनतों को गैस की फराहमी बंद भी की जाती है। एग्जैक्टली, तो फिर ये गैस कहाँ पे गई? यानी कि अगर सनतों को नहीं दी जा रही है, घर आपकी प्रायोरिटी है, तो हर इलाके के अंदर गैस की लोड शेडिंग है। यानी कि उनके पास खाना पकाने के लिए गैस नहीं है, बाजार से लाया जा रहा है, एलपीजी की महंगी गैस ली जा रही है, तो जा किधर रही है? किसी ऑफिशियल से को बात करें, वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और जी बस कर रहे हैं, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, कब आएगी हमें नहीं पता। हालांकि हम सबसे ज्यादा गैस पैदा करने वाला पाकिस्तान के अंदर जहाँ से गैस आ रही है बलूचिस्तान से, किसको दे रहे हैं फिर हम? क्या हम ईरान को दे रहे हैं? क्या हम चीन को दे रहे हैं?
किसको दे रहे हैं भाई? इंडिया को दे रहे हैं। किसको दी जा रही है गैस? मैं इससे ज़्यादा और क्या कमेंट करूँगा कि मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं क्या कहूँ। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि बस जहाँ पे गैस जानी चाहिए, या समझ तो गए होंगे आप। बिल्कुल, लेकिन इसमें आम सारिफ मुझे बता दे क्या करे। आम सारिफ तो यही कहता है कि हमें बिल वैसे ही आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही है। एक तो ये लॉजिक उनको समझ नहीं आ रही है कि ये क्यों हो रहा है। दूसरा, अगर कंप्रेसर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अफोर्ड वो नहीं कर सकते हैं कि वो सिलेंडर्स इतने महंगे भरवाएं। बाहर के खाने कितनी देर कोई खा लेगा, वो भी आपकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं। देखिए, मेरा तो सिंपल मशवरा है सब लोगों को, ये गैस गूस कटवा दें, कम से कम सर्दियों में जो है ना वो मुनक़ता करवा दें आप। देखिए, पुराने ज़माने के अंदर जो है ना वो मट्टी के चूल्हे होते थे। मट्टी के चूल्हे ले लें, मट्टी की हंडिया ले लें, उसके अंदर खाना भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है और उसका जायका बड़ा ज़बरदस्त है। मैं मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत में बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, गैस आपको मिलनी नहीं है, लेकिन आपने बिल जो है वो फिर भी देना है। कोयले लकड़ी का मशवरा तो व्हाट्सएप तब देना अगर ये चीजें आवाम की पहुंच में हो जाएंगी। ये कहाँ से सस्ती मिलेगी? अच्छा, जो चीज बाहर से खरीद के लेकर आनी है, खाना भी बाहर से, सब्जियां भी खरीदनी है, दीगर चीजें भी खाना बनाने के लिए खरीदनी है, और खाना पकाने के लिए भी अगर आपको चीजें बाहर से खरीद के लेके आनी पड़ेंगी। देखिए, मैं थोड़ा सा लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे ही लाजवाब कर दिया है, तो मैं इसके ऊपर मजीद कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा, फिर कहूँगा कि भाईजान गैस गूस कोई नहीं मिलनी जे, बिजली भी तन कोई नहीं मिलनी कीजिए। वो जो हमारे एक बहादुर दोस्त थे जो आजकल दुबई के अंदर इलाज करवा रहे हैं, वो कहते होते थे कि अमेरिका का साथ ना देते तो पत्थर के ज़माने में चले जाते। हम हकीकत में पत्थर के ज़माने में आ गए हैं कि आपको कोई भी चीज़ अर्जा निर्खों पर दस्तयाब नहीं है, ना बिजली दस्तयाब है, ना खाने पीने की चीज़ें दस्तयाब है, ना आपके पास गैस है। मुझे तो लग रहा है पानी भी जो है वो थोड़े दिनों तक शॉर्टेज पैदा हो जानी है कि पानी भी जो है ना उसकी भी इन्होंने लोड शेडिंग शुरू कर देनी है कि भाईजान पानी कोई नहीं आना उना हैगा जे, नहाना नूना जे, पीना पूना जे, तो ऐसे वक्त तो इतने वक्त के लिए उसका भी बिल जो है वो बिल आएगा, की तैयारी की जा रही है, तो उसमें भी देखिए अब क्या होता है सारिफीन के साथ। खैर, स्मार्ट कार्ड की हम बात करते हैं जी। स्मार्ट कार्ड खत्म, 3rd नंबर प्लेट्स शुरू करने की तैयारियां। गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर टैग लगेगा। ऑलरेडी एक्साइज से बहुत सारी शिकायतें लोगों को, हमने जब लाइव शो 3 माने, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद शिकायतें, नंबर प्लेट नहीं मिल रही, फला मसला है, फला मसला है। अब ये जो नई नई चीजें लेकर आई जा रही हैं, ये नए प्रोजेक्ट शुरू तो जल्दबाजी में कर लिए जाते हैं, बट साहब ये कामयाब नहीं होते हैं। आधे लोगों तक इसके समरात पहुंचते हैं और बीच में इनका सिस्टम ठप हो जाता है। देखिए, हर दफा यही होता है। आपने सबसे पहले नंबर प्लेट का कहा कि जी नंबर प्लेट्स के लिए नमूना गैर नमूना नंबर पे आपने वो चेंज करवाई, आपने लोगों से उस मद के अंदर एक बड़ी रकम बटोरी। उसके बाद आ गया कि जनाब ये तो नंबर प्लेट वो जो सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। भाई माजरत के साथ अभी फोन आ जाएगा सेफ सिटी से कि जी उसके अंदर नहीं, ये उसको जज नहीं कर पाती, उसको रीड नहीं कर पा रही है, इसलिए हम चेंज करेंगे। लोग नई नंबर प्लेट्स ले, वो नई नंबर प्लेट्स लोगों ने फिर पैसे देने शुरू किए। वो नंबर, पहले वाली नंबर प्लेट्स अभी तक लोगों के घरों के अंदर नहीं पहुंची। एग्जैक्टली, स्टोर रूम्स में पड़ी हैं, जो अभी तक नहीं, स्टोर रूम्स में भी नहीं पड़ी है, वो खुली छत के ऊपर पड़ी है। साई साहब को कहे ना जरा एक तस्वीर बना के भेजे हमें वहां से। वो यानी कि वो नहीं मिली, फिर वो भी नहीं मिली है। अब ये स्मार्ट कार्ड, अच्छा ये स्मार्ट की जो इतना स्मार्ट होता है किसी के हाथ में नहीं अच्छा नहीं छोड़ देना। देखे ना, इस हुकूमत ने स्मार्ट जो है ना, स्मार्ट लॉकडाउन, स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर है, स्मार्ट बिल, स्मार्ट कार्ड्स हैं, अब स्मार्ट टैग है। मुझे बताएं वो स्मार्ट टैग हमने गाड़ी की स्क्रीन पे लगा के क्या करना है? आप सिस्टम ही नहीं अपना बनाना चाह रहे हैं, यहाँ तो सिस्टम तो बनाए ना भाई। इतनी बड़ी तादाद में शहर में गाड़ियां हैं, आप इसको पॉसिबल बना सकेंगे या नहीं? अली साही साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम साही साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा करम है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये बताइएगा, ये 3rd नंबर प्लेट्स क्या हैं जिनको शुरू करने की तैयारी की जा रही है? पहले तो ये टर्म जो है इसको बता दीजिएगा। दूसरा, ये जो टैग लगाने की तैयारियां की जा रही हैं स्क्रीन पर, क्या ये इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों पे यकीनी बनाया जा सकता है? ऐसा ना हो ये हर जो नया सिस्टम लेके आते हैं वो बीच में बैठ जाता है, बीच में फेल हो जाता है। ये भी वैसा होता तो नहीं नजर आ रहा? जी ना, बिल्कुल आपकी बात बड़ी वैलिड है कि पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो एक्साइज ने शुरू किए हुए हैं। उनमें एक जो है वो बायोमेट्रिक, तो पीर को शुरू होने जा रहा है कि जो भी गाड़ी ट्रांसफर और रजिस्टर्ड होगी उसके लिए बायोमेट्रिक जो है वो यकीनी बनाई जाएगी।
इसके साथ जो परसों एक मीटिंग हुई है सेक्रेटरी, डीजी और जो नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी है उसके दरमियान इसमें फैसला किया गया है कि गाड़ियों के स्मार्ट कार्ड खत्म कर दिए जाएंगे और वहां पर थर्ड नंबर प्लेट शुरू की जाएगी, यानी एक टैग लगाया जाएगा गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पे और मोटरसाइकिल की फ्रंट लाइट पे। उसको स्कैन करने पे तमाम डाटा जो है वो सामने आ जाएगा। इसमें जो भी गाड़ी की तफसीलात होंगी, जो भी मालक की तफसीलात होंगी, वो तमाम की तमाम और टोकन टैक्स के हवाले से डिटेल्स भी सामने आएंगी। सिक्योरिटी एजेंसी को भी ये जो नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनी है उसका दावा है कि इससे सिक्योरिटी कंपनी को भी फायदा होगा और इसके साथ साथ जो दीगर पुलिस और दीगर अदारे हैं उनको भी इससे फायदा होगा। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि शहरियों को गाड़ी रजिस्टर करवाने पे या मोटरसाइकिल रजिस्टर करवाने पे इतने इजाफी टैक्सेज ऐड किए जा रहे हैं, इतने फाइन ऐड किए जा रहे हैं कि समझ से बाहर है। ये भी जो प्रपोजल है इसमें 1000 रुपया नए सिरे से शहरियों को अदा करना पड़ेगा। जो भी शहरी को भट्ट साहब आप तैयार हैं? भट्ट साहब साथ बैठे हैं, मैं पूछ लूं भट्ट साहब आप तैयार हैं ये इजाफी पैसे भरने के लिए? और ये साई साहब ये भी बताना है कि अगर इस पे ना अमल दरामद हुआ तो फाइन कितना इम्पोज होगा? भट्ट साहब कुछ मैं तफसील आपको और बता दूं कि इसमें जो बायोमेट्रिक शुरू होने जा रही है ये भी 240 रुपए का इजाफी खर्चा शहरियों को डाला जा रहा है। इसके बाद इससे पहले भी जो गाड़ी जी साई साहब आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चेक कर लीजिएगा, कुछ इशू है लाइन में। बट साहब मैंने आपसे पूछा था कि आप तैयार हैं ये पैसे भरने के लिए? देखिए क्या पैसे मैं भरूं, मैं सही से यही मैंने पूछना था कि यार पहले 1500 रुपए की वो नंबर प्लेट लगवाई, फिर उसके बाद दूसरी नंबर प्लेट आ गई, फिर आपने बुक ख़त्म करने के ऊपर मेरे से पैसे लिए, फिर आपने बुक ख़त्म करने के बाद स्मार्ट कार्ड के मेरे से पैसे लिए, अब स्मार्ट कार्ड ख़त्म करने के बाद आप मुझसे टैग के पैसे ले रहे हैं। यार साहब सुन रहे हैं बट साहब मकसद है कि कितने के पैसे इन्होंने लेने हैं। वो हर प्रोजेक्ट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है वो चेंज हो जाता है। सही सब ये तो है यार, पैसे इन्होंने लेने ही लेने हैं, कमाई तो करनी। ये बच्चों की साइकिलों के ऊपर तो ई टैक्स लगाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे कि वो साइकिल मार्केट के अंदर से जो हम छोटे बच्चों की साइकिल ले आते हैं, कभी कभी हम खुद भी चला लेते हैं, तो उसके ऊपर तो कोई ऐसा इनका मूड शूट नहीं है। ये जरा आवाम को ये भी प्लीज बता दीजिएगा। साई साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद नहीं है, शायद उनकी लाइन एक बार फिर से ड्रॉप हो गई है। खैर ये वाकई आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब ये कसर सिर्फ रह गई है कि जो बच्चों की साइकिलें ली जा रही हैं उस पर कहीं पर जो है वो नंबर प्लेट पता लगे ना कि टैक्स वही ना, उस पता लगेगा कि इसके ऊपर भी नंबर वो टैग लगेगा। जिस आप घर के बाहर चलाएंगे तो आपका उसके अंदर सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर साइकिल चोरी हो जाए तो वो टैग जो सा उस टैग के जरिए जो है उस साइकिल को ढूंढने की कोशिश की जाए। यानी कि ना ये टैग लगाए जा रहे हैं ना, ये अमूमन टैग जो है चले मोटरवे पे तो चलते ही थे, मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के बाहर भी यही काम किया गया। ये खबर में लिखा हुआ है एम टैग की तर्ज पर गाड़ी और मालिक के मुकम्मल डेटा वाला टैग नस्ब किया जाएगा। तो मुझे फिर ये एक साइज वाला ये बताए ना, काश कोई एक साइज वाला लाइन पे आए और हमारे साथ बात करे कि आपने जो बुक खत्म करके स्मार्ट कार्ड दिया फिर वो केड़े चक्कर च दिता है। बिल्कुल, मकसद ये है कि आप अब वो उसके ऊपर जा रहे हैं और सीधी तरह कहो यार असी पता लेना हैगा, हमें पैसे दें, हमें महीना चाहिए, हर 2 महीने बाद आ चुके हैं हमारे साथ लाइन पे। साई साहब ये बताइएगा ये एम टैग की तर्ज पर गाड़ी और मालिक के मुकम्मल डाटा वाला टैग नस्ब किया जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसा मुकम्मल डाटा नस्ब किया जाएगा? इसमें जिस तरह एम टैग नस्ब किए गए हैं गाड़ियों के फ्रंट स्क्रीन पे, इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें तमाम तफसीलात होंगी, कार्ड खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें शहरियों को इजाफी 1000 रुपया इसके लिए भी देना पड़ेगा। तो देखना ये है कि आए रोज इस पे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, चीज़ों को शहरियों पे इम्पोज किया जा रहा है। क्योंकि जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड होगी आपने थोड़ा पूछना है कि कितने पैसे किस किस मत में लिए जा रहे हैं। आपको तो जो लमसम अमाउंट बताई जाती है वो आप दे के तो वहां से आप निकल आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा करके मुझे सिर्फ साई साहब ये बता दें कि ये एक्साइज के पैसे बनाने के तरीके हैं या फिर इससे कुछ सारिफ को भी फायदा पहुंचेगा? आपने तो हर नई प्रोजेक्ट के नाम पर शहरियों से फौरन पैसे वसूल कर लेने हैं। आपको पता है आप भी कब से यहाँ पे प्रोग्राम भी कर रही हैं और ये मैं भी खबरें देता हूँ। गाड़ियों यही बता रहा हूँ कि पिछले 1-2 साल के अंदर 2500 रुपये या इससे ज्यादा के इजाफी टैक्सेज ऐड किए गए हैं, जिसका किसी को कोई इल्म नहीं। चूंकि वो लमसम हम आपको एक चालान निकाल के देते हैं, आप उनको पेमेंट करते और आ जाते हैं। ये शहरी पूछते नहीं है कि कौन कौन से टैक्सेज हम दे रहे हैं, किस किस चीज के दे रहे हैं।
एक दफा विद होल्डिंग टैक्स आप गाड़ी खरीदते हैं तब देते हैं, एक दफा रजिस्टर करवाते हैं तब देते हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं तो उस पर 1 लाख रुपया देते हैं, फौरी ट्रांसफर करवाते हैं उस पर आपको 50,000 राशि देने पड़ते हैं, 15 दिन गाड़ी लेट रजिस्टर कराते हैं 5,000 फाइन वो देना पड़ता है। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, गरीब आवाम है, पसमानदा मुल्क है, तो इसमें शहरियों को बजाय इस बात के रिलीफ दें। हर चीज में टैक्स ऐड किए जा रहे हैं, टैक्स ऐड किए जा रहे हैं और ये भी चीजें इम्पोज की जा रही है ना। पसमानदा मुल्क है, यहाँ पे किस तरह आप हर चीज को स्कैन कर लेंगे, हर जगह पे आप स्कैनर लगा लेंगे, मुमकिन नहीं है। पीआईडीबी की जानिब से जो तैयारी हमेशा की जाती है, उनका सिस्टम किस कदर मौसर है वो हम देख ही चुके हैं माजी में मिसालें। साहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली साहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। यानी आप बट साहब किस किस चीज का खिलवाएंगे गवर्नमेंट को? आज सेहत सहूलियात नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर ले, कुछ सोच ले आम आवाम का। यहाँ पर एक्साइज की वजह से हम कह रहे हैं कि इनको हुक्मरानों को कुछ आवाम का सोचना चाहिए, महंगाई है आवाम का कुछ सोचे, किसी ने कुछ नहीं सोचा। देखें, जब आपकी हुकूमत के बड़े बड़े लोग ये कहें कि देखें मरी के अंदर 2 लाख गाड़ियां जो हैं वो इतने दौरान आ गई हैं, 2 लाख 3 लाख गाड़ियां आई हैं, तो मुल्क की मईशत तो ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ ठीक है। मुझे आयशा ब्रेक का कह रही है, तो जब कुछ भी ठीक नहीं है तो ब्रेक ही ले ली जाए। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और खबर यह है कि महकमा खजाना ने सड़कों की तामीर के लिए 10 अरब जारी कर दिए हैं। ऑरेंज ट्रेन के लिए मजीद 1 अरब मंजूर किए गए हैं। अब ऑरेंज ट्रेन के लिए 1 अरब ने क्या करना है वो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन रावी सगियां रोड BRB ब्रिज जल्लो मोड़ से बसीन तक सड़क बनेगी और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मेटल रोड गंज हसनाबाद और दीगर मंसूबे जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। ऑरेंज ट्रेन के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से 51 करोड़ रुपए की डिमांड सामने आई। फंड से इलाइट वर्क भी कराया जाएगा। मतलब ट्रेन पे लोग सफर करें ना करें, उससे लोगों को फायदा हो ना हो, इलाइट वर्क आप करा लें। जी भट्ट साहब। देखिए, मैं वो स्टार्ट में भी आपको कह रहा था कि सड़कों की तामीर के अंदर जितने घपले हैं ना, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। लुक और बजरी लाके डाल के उसके ऊपर रोलर फेर के उसमें जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, सबके हिस्से होते हैं, सबके हिस्से होते हैं। यानी कि एक बारिश होती है, एक धूप पड़ती है और वो सड़क ये गई वो गई। और अच्छा, सड़क पूरी भी नहीं बनाई जाती। आप ये देख लीजिए, वो मैं मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान को इसी तरीके से ना मुख्तलिफ पैच लगाए जा रहे हैं। जिस तरह सड़कों को पैच लगाए जा रहे हैं ना, इस वक्त पाकिस्तान को भी ऐसी पैच लगाए, ऐथे पैच ला दो, ऐथे पैच ला दो, ऐथे एक रोलर फेर दो। ये पाकिस्तान के साथ ऐसे किया जा रहा है। सड़क पे भी आप जाएंगे, किसी सड़क पे आप चले जाएं। अच्छा हाँ, अभी आपने ये अंडरपास बनाया गुलाब देवी का, आपने उस रोड पर मुजांग की तरफ सफर किया? आपने नहीं किया। आप सफर कीजिएगा। जब आप कोट बाहर निकल के ब्रिज से मॉडल टाउन से होते हुए पुल के ऊपर जाएंगी तो आपको वो सड़क जगह जगह से टूटी हुई मिलेगी, खड्डे हैं सेंटर के अंदर, राइट साइड पे भी मैंने देखा, राइट में भी है, सेंटर में भी है। ये नजर नहीं आ रहे हैं इनको कि यार इनको भी करना है। अच्छा, अंदरून शहर चले जाएं, यही हाल है भाई। सड़कें बनाएं, सड़कें बनाने से कौन मना कर रहा है, लेकिन कम से कम उसके अंदर इस चीज का ख्याल तो रखें। आपने 10 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। अब ये 10 अरब किस किस के खाते में जाएंगे? 10 अरब में से मैं आपको पूरे यकीन के साथ वसूख के साथ कहता हूं कि 1 अरब रुपया भी सड़कों की तामीर के ऊपर खर्च नहीं होगा। इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो इतना नाकिस मटेरियल होगा। बट साहब टाइम कम है, तो ये सब जब होगा तो इसकी हकीकत भी खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन खुदारा ये पैसे जिस मद में जारी किए जाते हैं, इसको इसी में इस्तेमाल किया जाए तो बाद में इतने मसाइल हैं उनका सामना नहीं करना पड़ता। थैंक यू बट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने हर तरह के मौसम के साथ हर तरह की नेमतों से हमें नवाजा है। सर्दी बढ़ती है तो सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ही बहुत सारी ऐसी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो कि आपके लिए मददगार साबित होती हैं, आपकी सेहत का भी ख्याल रखती हैं। अब जब 2-3 दिन से शहर में सर्दी पड़ रही थी, लोग जो थे परेशान भी थे और नज़ला ज़ुकाम बुखार में लोग मुब्तला हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ जिसकी आफादियत का हम आपके साथ जिक्र करें, जो कि सर्दी की शिद्दत को भी कम करते हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और सर्दियों की सौगात भी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? हम बात करने वाले हैं सूप की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, आफादियत क्या है, किस तरह से सर्दी की शिद्दत को कम करने में सूप अपना किरदार अदा करता है, सूप बनाने का प्रॉपर तरीक़ेकार क्या है, और फिर यखनी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और ये मेरे ख्याल से स्पेशली
स्पेशली सर्दियों की ही सौगात है, क्योंकि गर्मी में तो आप अगर यखनी पीते हैं तो वो एकदम से वो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला जो है एलिमेंट आपको फील होने शुरू हो जाता है। सर्दियों में स्पेशली यखनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यखनी की अफादियत क्या है, सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए किस तरह से ये अपना किरदार अदा करती है, एंड सेकेंडली नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसमें यखनी किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर के लोग कहते हैं कि ये गर्म चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, सूप हम नहीं पी सकते क्योंकि सूप पीने से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ऐसा है भी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ायत हैं, सहर चावला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अन्ना, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे? मैं ठीक ठाक। सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं सूप पे। तो सूप की वैसे तो डिफरेंट टाइप है, उसकी तरफ भी आएंगे। सर्दी में सूप का किरदार क्या होता है ये बता दें सबसे। अच्छा, मैं इस बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी कि मैं कहूँगी सूप और यखनी सौगात ही सर्दियों की है। हालांकि इसकी अफादियत, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से आप गर्मियों में भी फायदा उठा सकते हैं, बट यू डोंट फील लाइक हैविंग इट। वाकई जब आप लेते हैं तो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, एग्जैक्टली दिल नहीं कर रहा होता। एक मिसकॉन्सेप्शन को मैं पहले क्लियर कर दूंगी। वो सारे हजरात जो कहते हैं हम सूप लेते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये वो सब हजरात हैं जो रेस्टोरेंट्स का सूप पीते हैं, खास करके जो लोग चाइनीज सूप पीते हैं। उसमें मौजूद नमक अफादियत की तरफ भी आते हैं। नमक और MSG जो है वो इतना ज़्यादा होता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, सिर्फ एक स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट की जो सूप की सर्विंग है उसमें आपकी 2 दिन की जो रिक्वायरमेंट है सोडियम की, उससे भी ज़्यादा नमक होता है, वो एक्सीड कर जाता है। एक दिन की जो आपकी सोडियम की रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 2300 मिलीग्राम होनी चाहिए। एक सूप के बोल में 3000 4000 से ऊपर होती है, तो ब्लड प्रेशर तो एक्सीड करना है। यही सूप अब अफादियत की तरफ आना शुरू करते हैं। और यखनी जब आप अपने घर में बनाएंगे, और घर में जब आप यखनी बनाएं, क्योंकि वो आपने मीट की बनानी है या फिर हड्डियों की बनानी है, उसमें मज़ीद सॉल्ट ना डालें। खाने का अपना सॉल्ट होता है, मीट का अपना नमक होता है। जब यखनी पकती है तो उसके दौरान वो उसमें रिलीज़ होता है। अगर आप उसमें मज़ीद सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा होगा। मैं मान ही नहीं सकती कि अगर आप सॉल्ट ना डालें और आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और घर की सब्जियों की इसकी यखनी जो है इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर उससे रेज़ नहीं होगा। एक तो मैं यखनी को 2 नाम देती हूँ, ठीक है। एक मैं यखनी को कहती हूँ यूथ सीरम, प्रॉपर यूथ सीरम है और कंपैरेटिवली सस्ता यूथ सीरम है एज कंपेयर टू द विटामिन सी इंजेक्शंस और हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस दैट यू गेट। और दूसरा नाम मैं इसको देती हूँ इंटरनल मॉइस्चराइजर, यानी सर्दी में आपको खुद को मॉइस्चराइज करने की जरूरत है। अगर आपको याद हो, एक बार हमने देसी घी के बारे में बात की थी और मैंने कहा था कि वो अंदर से आपको मॉइस्चराइज करती है। यखनी भी आपको अंदर से मॉइस्चराइज करती है, और खास करके वो लोग जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की जो पेन है, जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, वो सर्दियों में बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाता है। उसकी रीजन ये है कि सर्दियों में आपकी बॉडी में जब ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ सब्सटेंस पी भी बनता है, दर्द ज़्यादा होती है। यखनी अगर आप लेते हैं, खास करके हड्डियों की यखनी, और जब हड्डियों की यखनी बनाएं उसके अंदर जो मौजूद कार्टिलेज है, टेंडन्स है, सब पार्ट्स की बनाएं। क्यों? क्योंकि उसके पार्ट्स में आपके पास होते हैं ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस। ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कि बॉडी में जाकर इसका ट्रॉपिक इफेक्ट है, यानी ये खुद जाके ढूंढेंगे मॉलिक्यूल्स के कहाँ पे कोलेजन नहीं है, वहां जाएंगे, उसको बिल्ड करेंगे। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी वजह से अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट की कैप्सूल होती है उसका कनेक्टिव टिश्यू डैमेज्ड होता है, ये इसी कोलेजन से बनता है। यखनी में मौजूद ये ग्लाइकोजमाइनोग्लाइकेंस, इनका ट्रॉपिक इफेक्ट है। आप लेंगे, बॉडी में जाएंगे, खुद उसको ढूंढेंगे और जाके सूप बना रहे हो, यखनी बना रहे हो, तो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि उसको आपने 1-1.5 घंटा यखनी को पकाना होता है, ये बिल्कुल ठीक है। हड्डियों की यखनी को आपने 10 से 12 घंटे पकाना है। अच्छा जी, 1-1.5 घंटा नहीं पका। जैसे निहारी को आप पैशनेट होके पकाते हैं ना कि पूरी रात नल्ली पकती रहे, यखनी को भी पैशनेट होके पकाएं। जब आप उसको 10 से 12 घंटे पकाएंगे तो उसमें से उसकी जितनी देर आप पकाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे। उसके बाद उसको एक जार में, बड़ी बोतल में स्टोर कर लें और उसके ऊपर लगा लें टाइटल बोन ब्रॉथ। और अगर आपने इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर, इम्यूनिटी बूस्टिंग पावर मजीद बढ़ानी है तो, और डाइजेशन पावर, इसमें आप डालें पुदीने के पत्ते और इसमें आप डालें हल्दी और थोड़ा सा काला मिर्च। आप देखेंगे कि आप डीब्लोटेड भी फील करेंगे, आपकी जो बॉडी पेन्स हैं वो भी कम होंगी। सर्दियों में अक्सर लोगों को मसल क्रैम्प्स और बॉडी में पट्ठों में दर्द वगैरह की भी शिकायत होती है, और फिर आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट्स के लिए तो अच्छा है ही। इम्यूनिटी की हमें आजकल फिर कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, हर हल्का अहबाब में किसी ना किसी को फिर होना शुरू हो गया है। इम्यूनिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आप टर्मरिक और काली मिर्च भी डालें एंड इट इज़ एन अमेजिंग ट्रीट। और अगर आप इसको डिनर में लेते हैं तो डिनर में यू कैन, बिकॉज
कैलोरीज थोड़ी लो हो सकती हैं, यू इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए यू कैन कंबाइन इट विद स्वीट पोटैटो, 100 से 200 ग्राम शकरकंदी, और ये आपका कंप्लीट डिनर है। अगर ये आप रोज़ भी डिनर में लेते हैं अगले 2-3 महीने सर्दियों में, इट इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी फॉर यू। इनफैक्ट मैं अपने क्लाइंट्स को आजकल यही डिनर रिकमेंड कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि डिफरेंट तरीके होते हैं सूप बनाने के, कौन सा सूप ऐसा है जिसकी अफादियत आपको टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगे और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो? हमारे यहाँ तो मतलब ना वो सूप को असल मतलब भी उसका खत्म कर दिया जाता है, इस कदर उसके अंदर उसको स्पाइसी बनाया जाता है, और पता वही नहीं ना। क्या। तो ऐसा सूप जो कि आपको टेस्ट में भी अच्छा लगे और उसकी अफादियत भी खराब ना हो। अच्छा, जिस तरह जब आप गोश्त पकाते हैं ना, तो कैसे पता लगता है कि गोश्त को आपने न्यूट्रिशियस तरीके से पकाया है? जितना ज़्यादा फ्लेवर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लेवर आपके टेस्ट बड्स गोश्त की टेस्ट कर सकते हैं ना, उतना इसका मतलब है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा रच बस के हैं। उसी तरह यखनी और सूप भी आपके पास जितने टेस्टी होते हैं, इसका मतलब है वो उतने अच्छे बने होते हैं, लेकिन वो टेस्ट आपने एमएसटी से, आर्टिफिशियल फ्लेवर से, कॉर्नफ्लावर से, इन सब चीज़ों से नहीं लाना है। वो चीज़ आती है जब आप टाइम लगा के पकाते हैं, आपने टाइम दे के पकाना है। एंड मैं 3 चीज़ें कहती हूँ, यूज़ मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स। मैं इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मॉइस्चर का मतलब है कि नमी को यूज़ करें, ढक्कन बंद करके पकाएं। जब वो नमी अंदर ट्रैप्ड रहती है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेटर रिलीज होते हैं बिकॉज ऑफ अ साइंटिफिक प्रोसीजर, जिसकी वजह से जब एयर अंदर ट्रैप हो जाती है, दे आर बेटर रिलीज। यू मॉइस्चर हो गया, यूज़ टाइम, यानी टाइम दे के पकाएं। अगर आपने हड्डियों की यखनी पकानी है, आप 10 से 12 घंटे पकाएंगे। दूसरी आपने पकानी है, आप 2 से 2.5 घंटे जो आप सूप पकाएंगे। और पार्ट्स का मतलब है कि हर पार्ट को यखनी के लिए यूज़ करें। कार्टिलेज को भी यूज़ करें, मसल को भी यूज़ करें, बोन को भी यूज़ करें, क्योंकि अना हर पार्ट में डिफरेंट तरह का अमाइनो एसिड होता है। अगर आप मसल मीट यूज़ करें उसमें मेथियोनिन ज़्यादा है, अगर आप बोन यूज़ करें उसमें ग्लाइसिन ज़्यादा है। ग्लाइसिन मैं नाज़रीन को बताती चलो, जिन लोगों को रिलैक्स होने का या स्लीप इशू है, ग्लाइसिन आपके पास वो अमाइनो एसिड है जो दिमाग में उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प करता है जो आपकी प्रोडक्शन प्रमोट करता है, जो आपकी स्लीप और रिलैक्सेशन प्रमोट करते हैं। सो यू सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। जो अभी मैं ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स की बात कर रही थी, वो कार्टिलेज में मौजूद है। अब ये यखनी अगर आप बना के जार में रख लेते हैं ना, आप इसको जब गर्म करें और आप इसमें वेजिटेबल्स अपने डालें, हल्के से रॉ सौते करके उसको थोड़ी देर कुक करें, आपका एक बेहतरीन और एक न्यूट्रिशियस पावर पंच वेजिटेबल और बोन ब्रॉथ स्ट्यू स्टॉक तैयार है। What else do you need? जितने ज़्यादा कलर्स के आप वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा कलर के विटामिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और फाइटोकेमिकल्स आप उसमें डाल रहे हैं, उतना ही फ़ायदा आप उठा रहे हैं। हैव इट डेली। बिल्कुल। तो अच्छा जी, अब वो लोग जो कि डाइट कॉन्शियस है और एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्पेशल सूप जो कि उनको वेट करने दे, अगर वो दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें? सेंटर में आपने मनाजिर मुलाहिजा किए। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सूप की ग़िज़ाई अहमियत और यखनी की अफादियत पे हम बात कर रहे हैं। तो लाहौरी किस तरह से सूप इंजॉय कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे रिपोर्टर कल रात बाहर गए और उन्होंने देखा कि लोग जो हैं वो किस तरह से रश बहुत ज़्यादा था सूप वाली शॉप पे। तो अब हम चलते हैं उमर की तरफ, वो बताते हैं लाहौर ये कैसे इंजॉय करें। जी उमर। जी बिल्कुल, शहर में गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है और बारिशों के बाद शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार और ख़ूबसूरत हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं बाहर चल रही हैं और जो है वो शहरी जो हैं इस भीगी भीगी रात में, इस सर्द मौसम में, इस मौसम को एंजॉय करने के लिए गर्मा गर्म सूप पीने के लिए अपने घरों से निकले हैं। इस वक्त हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद हैं जहाँ पे बहुत सी फैमिलीज आई हैं चिकन कॉर्न सूप पीने, हॉट एंड सॉर सूप पीने। तो यहाँ हम फैमिली से बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अच्छा मैम बताइएगा, आप सूप पीने आई हैं, एंजॉय कर रही हैं इस ठंडे ठंडे मौसम को गर्मा गर्म सूप के साथ? जी बहुत एंजॉय कर रही हूँ, सूप भी बहुत अच्छा है। तो आप मैम बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मौसम काफ़ी अच्छा था तो सोचा फैमिली के साथ बाहर सूप पीने चलते हैं, मौसम भी अच्छा है तो हम सारे बाहर निकले और सूप पिया। सूप भी बहुत डिलीशियस है। तो कौन सा सूप पी रही हैं? हॉट एंड सॉर, माय फेवरेट। जी, तो ये एक फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस ठंडे ठंडे मौसम को हम गरम गरम सूप के साथ खूब एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ और भी जो हैं लोग हमारे साथ, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर आप बताएं, मौसम जो है वो बहुत ही दिल फरेब है, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सूप पीने आए यहाँ पे? जी मैं सूप पीने आया हूँ चूँकि आपको भी पता है कि मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है और बारिश मुसलसल 2 दिन से बारिश हो रही है। और एक तो बारिश की वजह से बहुत खुशी है और दूसरी मुझे मेरे दोस्त की मंगनी होने की खुशी है, जिसकी वजह से मैं सूप पीने आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। जी, तो ये जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, ये दोस्त की मंगनी भी हो गई है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो ये सूप पीने आए हैं।
तो सर सबसे पहले तो आपको मंगनी की बहुत बहुत मुबारकबाद, और सूप पी के आप मौसम एंजॉय कर रहे हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। ये तो इसने ज़रा शुगल में कह दिया है, वैसे मंगनी का नहीं था ये, जस्ट हम ऑफिस से निकले हैं मौसम एंजॉय करते हुए, बस खाना खाने आए हैं, सूप शूप पिया, बहुत एंजॉय किया जी। ये जो हैं फैमिलीज़ आई हैं जो मौसम को एंजॉय करने के लिए डिफरेंट जो है रेस्टोरेंट्स का उन्होंने रुख किया है। यहाँ पे हमारे साथ जो इस रेस्टोरेंट में जो सूप बनाते हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। सूप काफ़ी जो है रश है, लोग गर्मा गर्म सूप जो है वो पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप बताएं कि क्या इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करते हैं अपने सूप में, किस तरह? हम तो कहते हैं कस्टमर जो है ना, अच्छी क्वालिटी, अच्छा सिस्टम जो है हमारा चल रहा है, मतलब 1996 से लेकर अब तक कस्टमर हमारे इंशाल्लाह आ रहे हैं और पी के जा। अच्छा ये बताएं कि मौसम ने कितना इफेक्ट डाला आपकी सेल पे? मौसम के हिसाब से ये सिस्टम चलता है ना हमारा जी। तो ये जो थे वो रेस्टोरेंट के जो सूप बनाते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि ये जो खुशगवार मौसम है उसकी वजह से सूप की सेल दुगनी हो गई है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, कोई चिकन कॉर्न सूप पी रहा है, कोई हॉट एंड सोर सूप पी रहा है। और इस ठंडे ठंडे मौसम में जब बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की फवार पड़ रही है, तो गर्मा गर्म सूप से लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं जी। थैंक यू उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और किस तरह से लोग इंजॉय कर रहे हैं सूप, सैर आपने देखा, बनता है मेरे ख्याल से ये बिल्कुल बनता है। अगर आप रेस्टोरेंट्स का सूप पी रहे हैं कॉर्नफ्लावर और MSG वाला, तो आई थिंक वंस इन अ ब्लू मून ठीक है, बिकॉज सब ट्रीट। अच्छा पता क्या होता है, सम टाइम आप घर में जितनी मर्जी स्पेशल चीज बना लें, वो लाहौरियों का एक अंदाज होता है कि जब तक बाहर जाके खाना नहीं खाया ना, बस क्या हमारे अंदर, बस वो ये चीज है। अदरवाइज घर जैसे खाने की तो कोई बात ही नहीं है, जिसकी सेफ्टी की, जिसकी तरीकों की गारंटी होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारी अम्मियाँ, मैं तो नहीं लेकिन मेरी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाती थी कि अक्सर जिस स्टाइल की वो ढाबा कढ़ाई और हांडी कढ़ाई प्रिपेयर करती थी रेस्टोरेंट, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है आपने अपने आप को ट्रीट किया जब आप बाहर जाते हैं, और कभी कभी खुद को ट्रीट करना भी चाहिए, जाना भी चाहिए। अच्छा जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, वो लोग जो कि वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए सूप कैसा होना चाहिए? क्लियर सूप्स होने चाहिए उन लोगों के लिए। क्लियर सूप्स का ही मतलब है कि आप यखनी में सब्जियों का सूप तैयार कर लें, और इसमें आप उन सब्जियों का इस्तेमाल करें जो आपके पास 0 कैलोरी वेजिटेबल्स हैं। यानी आप इसमें पालक का इस्तेमाल करें, आप इसमें लेटिस लीव्स का इस्तेमाल करें, आप इसमें गाजर का इस्तेमाल करें। कंपैरेटिवली जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल हैं, जैसे कद्दू के सूप पे एक बार पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, वो कंपैरेटिवली आप इस्तेमाल ना करें। या फिर जिस तरह बहुत ज़्यादा हाई फाइबर सूप्स हैं आपके पास, वो आप इस्तेमाल ना करें। शकरकंदी ये लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देन अगेन अमाउंट इसकी लिमिटेड रख सकते हैं अपने सूप के साथ। 50 ग्राम रख सकते हैं 100 ग्राम या 200 ग्राम की जगह। तो क्लियर सूप्स का आप इस्तेमाल करें 0 कैलोरी वेजिटेबल्स के साथ। और दिन में आप ये कोशिश करें कि आपका सूप ही 2 बार आपकी मील हो। नाश्ता मैं लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप ठीक कर लें, हैवी कर लें, उसमें आप अपने ग्रेन्स ले लें, अच्छा प्रोटीन ले लें, और उसके बाद आप सूप्स ही पिएं। तो यार ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बता दें कि यखनी पे हमने बात की है, लोग यखनी को भी डिफरेंट चीज़ें डाल लेते हैं उसमें। प्रॉपर यखनी होती क्या है? प्रॉपर यखनी वो होती है जिसमें मिलावट, एडल्ट्रेशन नहीं होती है, वही प्रॉपर आपके पास यखनी होती है। और वही बात मैं करूंगी ना जो मैंने पहले की है, मॉइस्चर, टाइम एंड पार्ट्स। यखनी बनती है यखनी बनाने के तरीके से, जिसको आपने ढक के पकाया है, फिर जिसका सोर्स क्या है आपके पास ग्रेन फेड पास्चर, यानी ग्रेन फेड एनिमल तो नहीं है, ग्रास फेड ऑर्गेनिक मीट आपने लिया है, ग्रास फेड ऑर्गेनिक जानवर जो है उसकी आपने बोन्स ली हैं, आपने उसको वक्त लगा के पकाया और आपने उसके सारे पार्ट्स यूज किए हैं। और मैं अगेन ये रिकमेंड करती हूँ कि मैं बताना चाहूंगी, हड्डियों से जो फवायद लोग यखनी के उठाना चाह रहे हैं वो बीफ बोन्स की निस्बत मटन बोन्स में और देसी मुर्गी की हड्डी की बोन्स में ज्यादा होते हैं, ज्यादा अफादियत है। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि आपने प्रॉपर इस्तेमाल किस टाइम पे करना है सूप का? अगर जो लोग शौकीन हैं, खाने से पहले भी लोग ले लेते हैं, कुछ लोग खाने के बाद प्रेफर करते हैं, कुछ लोग खाली पेट, मतलब बेहतरीन इस्तेमाल का टाइम कौन सा है? अच्छा, जो लोग वेट लॉस की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, वेट मेंटेनेंस की तरफ हैं, वो इसको एज एपेटाइजर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं वो वाले सूप्स की बात नहीं करूँ, उन सूप्स की बात करूँ जिनके तरीके हमने रिकमेंड किए। जो लोग वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं वो इसको डिनर में लें, और डिनर की जगह ही इसको लें। और जो लोग अपना जिन लोगों को ज़्यादा वेट लॉस की ज़रूरत है, वो दोपहर और रात दोनों में सूप का इस्तेमाल करें मील्स की जगह। एक टाइम पर आप थोड़ा मैंने एक बार काले चनों के सूप की रेसिपी बताई थी, बहुत अच्छी। दोपहर के टाइम, क्योंकि रात के टाइम चने या इतना हैवी फाइबर लेना ठीक है, दोपहर के
टाइम आप काले चनों वाला सूप ले लें, रात के टाइम ये जो 0 कैलोरी वेजिटेबल्स बताएं ये सूप ले लें, नाश्ता अच्छा कर लें तो मील की जगह इसको यूज़ करें। लेकिन अगर सिर्फ एक टाइम डिसाइड करना हो वो मैं रात का टाइम कहूँगी, क्योंकि आप रात को ठंड होती है, बॉडी गर्म रहती है, आपको रात को आपको कुछ लाइट लेने की जरूरत है ताकि आपके हाजमे पे बर्डन ना हो, सुबह आप उठें तो आप डी ब्लोटेड हो। लोग कहते हैं सूप पीने से भूख भी बहुत लगना शुरू हो जाती है। ये हमारे माइंड में है कि हमें सूप पीने से भूख लगना शुरू हो जाती है, वरना जो सूप है आपके पास वो पूरा एक मील का सब्स्टिट्यूट है, वो उसकी जगह है। ये हमारे माइंड में है कि हम सूप पीते हैं तो हमें भूख ज्यादा लगना। अच्छा, व्हाट अबाउट लाहौरियों वाला जो स्पाइसी सूप होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी करके? देखिए, अगर आप उसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड नहीं करें और आप उसमें ग्रीन चिली और दिन में एक रेड पेपर यूज़ करना तो बहुत अच्छा ऐड करें तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को अल्सर का प्रॉब्लम नहीं है वो इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा स्पाइसी सूप ना लें सोने से पहले, क्योंकि वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर बहुत बर्डन डालेगा। सही, तो इसी नोट पर हमें आपसे इजाज़त भी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की रहनुमाई कर देती हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। अगर आपने सूप पीना है तो इन्हीं तरीकों पर अमल करके पिएंगे तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और वो जो एक्चुअली जिसको कहते हैं ना सूप का फायदा होगा वो भी आप तक पहुंच जाएगा। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं दो ऐसे भाइयों से कि जो कि स्टार्ट उन्होंने लिया गिटार बजाने से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गिटार तो बजाते ही हैं, सिंगिंग भी उन्होंने शुरू कर दी। तो इनसे जानेंगे इनकी इंस्पिरेशन कौन था, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, सिंगर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स जो है वहाँ पर नज़र आते हैं और कुछ ना कुछ सीखते नज़र आते हैं। करना चाहिए, आप लोगों को प्रैक्टिस हमेशा करनी चाहिए, फिर ही आप किसी मकाम पर पहुँचते हैं। तो अपने मेहमानों से जान लेते हैं कि उन्होंने कैसे सिंगिंग स्टार्ट की और आज माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त गा रहे हैं किस तरह से। तो आपकी मुलाकात कराते हैं हैदर और हमजा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले तो दोनों ने क्या इकट्ठे डिसाइड कर लिया था कि सिंगर ही बनना है? आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं था, लेकिन ये था कि बड़ा कौन है आप में से? बाय द वे मैं बड़ा हूँ। आप बड़े हैं तो आपको देख के इंस्पायर तो नहीं होगे? काइंड ऑफ आई गेस। जी, ये इन्होंने ही ज़्यादा शुरू किया था गिटार प्ले करना। ठीक है, तो मेरा ख्याल है बचपन से ही जो ये करता था मैं भी फिर कॉपी करता था। हाँ, तो कितने साल हो गए हमजा स्टार्ट किया है? 2004-5 में लिया था जब आदत आया था आतिफ असलम का, तो उनको फिर सुन के फिर ये कि गिटार का एक क्रेज़ था उस ज़माने में। हाँ। बट कुछ लोगों ने फिर पिक किया तो फिर छोड़ा नहीं। हाँ। मुझे पैशन फिर था गिटार का। अच्छा, उस टाइम पे तो पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्टडी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, अगर बच्चे का ध्यान यहाँ पर लग गया तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकेगी, तो पेरेंट्स ने मना नहीं किया? बहुत स्ट्रिक्ट थे जी, गिटार भी टूटे एक दो गुस्से में अम्मी अब्बू से। लेकिन ये कि फिर पैशन साथ साथ ही और स्टडी भी चलती रही। सही। तो ये कि थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकालता था मैं। और पैशन हो तो आई थिंक आप प्रॉपर ट्रेनिंग भी कहीं से ली? ट्रेनिंग का ये था कि यूनिवर्सिटी के टाइम में एक उस्ताद जी थे तो उनके साथ बैठ जाता था, सीखा। और आजकल भी मेरे एक टीचर आते हैं तो मतलब ट्वाइस अ वीक। आप भी ट्रेनिंग ले रहे हैं कि सिर्फ भाई से सीख रहे हैं? नहीं, जिस तरह इन्होंने बताया, इनके जो उस्ताद जी थे उनसे मैं क्लासेस लेता रहा था, बल्कि घर आते थे सिखाने। तो क्योंकि म्यूज़िक की जो थ्योरी है वो तो सेम ही होती है, तो वो अपने हारमोनियम पे प्ले करते थे, हम गिटार पे करते थे, तो फिर हमारी आपस में जो है वो जैमिंग होती थी। शौक कैसे हुआ म्यूजिक का? फैमिली में भी है, लाइक मेरे ताया भी शौक रखते थे और वालिद साहब को भी बहुत शौक है, मतलब सुनने की हद तक। इंस्पिरेशन होता है ना कोई जिसको देख के आप कहते हैं मैंने इसके जैसा ज़रूर बनना है या इसके जैसी आवाज़ होनी चाहिए, इसके जैसा मुझे गिटार बजाना आना चाहिए। आई थिंक वेस्टर्न भी कुछ इन्फ्लुएंसेस थे यहाँ पर। जनून है जिस तरह, उनको सुना बहुत ज़्यादा, अली अज़मत का जो बैंड था और सलमान अहमद, तो उसके अलावा आतिफ असलम तो हैं ही। और हमारे टाइम में ये जब हम बड़े हो रहे थे सारे थे, आई गेस कि काफ़ी उनका एक इन्फ्लुएंस है सही हमारे ऊपर। सही। तो अब मुझे आयशा हमारी प्रोड्यूसर साहिबा कह रही हैं कि आप लोग मौजूद हैं तो कुछ सुन नहीं क्यों ना लें आप लोगों से? क्या सुना रहे हैं? ओरिजिनल एक सुनाएंगे। ज़रूर जी, लिखते हैं जी, बिल्कुल जी, लिरिक्स भी लिखते हैं और फिर कंपोज भी खुद करते हैं, उसकी तर्ज हर चीज़। तो बस ये तो एक वो है कि दोनों का रोल होता है उसमें, क्या एक ही कंपोजिंग करता है और एक लिखता है? ये असल में साथ साथ ही चीजें चलती हैं। ठीक है। कभी हमजा के ज़हन में कोई ट्यून आ जाती है, मैं उसे आगे लेके चला जाता हूँ। कभी मेरे माइंड में कुछ आता है तो फिर हमजा उसके ऊपर काम करता है, फिर लिरिक्स भी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, मिलके ही होता है। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आई होप कि आपका गाना भी सबको पसंद आया होगा। गुड लक आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूँ सुपीरियर नेचुरल वाटर किस कदर आपके लिए ज़बरदस्त है और इसका इंतखाब अगर आपने करना है तो आपने क्यों करना है। जी मैं आपको बता दूं सुपीरियर नेचुरल वाटर में आलमी इदारे सेहत की तय करदा मिकदार के एन मुताबिक तमाम ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। इसमें कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और सल्फेट कुदरती तौर पर शामिल है और तमाम चीज़ों को शामिल करते हुए क्वालिटी का खास ख्याल रखा गया है। तो ये पानी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सुपीरियर नेचुरल वाटर तो आपकी सेहत बहुत ज़बरदस्त रह सकती है। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया फ्री है और सुपीरियर नेचुरल में 2 नहरों का पानी ज़ेरे ज़मीन फिल्ट्रेशन के लिए हासिल ये करता है। कुदरती पानी माइक्रोब फ्री होता है। तो अगर आप ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और तमाम तर वो जो आपके जहन में परेशानियां होती हैं कि अगर आप पानी स्पेशल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी दूर हो जाएंगी। आर्सेनिक फ्री इसकी एक सबसे बड़ी खूबी है। आर्सेनिक एक इंतहाई जहरीला किस्म का जो है वो मवाद होता है जिसके बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। तो अगर आप ये पानी इस्तेमाल कर रहे हैं सुपीरियर नेचुरल वाटर का इंतखाब करें तो ये आर्सेनिक फ्री भी होगा, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा, सारिफिन के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी सेहत अगर आप अपनी चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल यूनिट लेबॉर्ट्री इन्होंने कायम कर रखी है और आपको मैं बताऊं क्वालिटी इंश्योरेंस का निज़ाम जो है वो इन्होंने यकीनी बना रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्योर वाटर इस्तेमाल करें, तमाम कुदरती नमकियात से भरपूर पानी इस्तेमाल करें, सुपीरियर नेचुरल वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपको ज़बरदस्त किस्म का पानी जो है वो मुहैया कर रहे हैं और क्वालिटी यकीनी बना रहे हैं। तो नाज़रीन ये तो था जी सुपीरियर नेचुरल वाटर आपने इस्तेमाल क्यों करना है, किस तरह से आपके लिए बेहतरीन है वो हमने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में शाहजेब मौजूद हैं, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जैसे ही महंगाई की शारफ में इजाफा देखने को मिल रहा है वैसे वैसे ही जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आज शहर में जारी करदा सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो आलू की कीमत है वो 40 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह प्याज जो है वो 32 रुपये का फ़रोख्त होगा और जो चाइना का अदरक है वो 305 रुपये में आज शहर में फ़रोख्त किया जाएगा। इसी तरह टमाटर का जो रेट है वो 38 रुपये मुकर्रर किया गया है। साग जो है वो 37 रुपये का आज फ़रोख्त होगा और अगर मेथी की बात कर ली जाए तो 47 रुपये उसका रेट मुकर्रर किया गया है। इसी तरह बंद गोभी सलाद वगैरह के लिए जो है वो 52 रुपये मुकर्रर किया गया है और शलजम जो है वो भी 37 रुपये का आज मार्केट में फ़रोख्त होगा। मैं आपको बताऊं कि पहले आलू की कीमत में जो है वो पहले 35 रुपये का भी फ़रोख्त होता रहा है लेकिन अभी ये 40 रुपये में फ़रोख्त होगा। जबकि मार्केट के अंदर जो है वो कहीं पर तो जो महकमा है प्राइस कंट्रोल का वहाँ पे सरगर्म नज़र आता है लेकिन कहीं अभी भी मार्केट के अंदर दुकानें ऐसी भी मौजूद है जहाँ जो सरकारी रेट लेट से 5 या 10 रुपये इजाफे के साथ जो है वो अशिया को फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद थे हमारे रिपोर्टर जो कि हमें सब्जियों के रेट बता रहे थे। अब बढ़ते हैं मीट रेट्स की तरफ। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी 600 रुपये मिलेगा और इसके साथ अगर आपने ख़रीदना है बीफ मिन्स तो 785 785 रुपये किलो। और इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ पे अवेलेबल है 1500, मटन मिन्स 1700 रुपये किलो। चिकन के रेट जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 195 रुपये किलो में, इसका बना हुआ गोश्त 283 रुपये किलो में अवेलेबल है। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जी रिटेल प्राइस क्या है। रिटेल प्राइस के मुताबिक 178 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जा रहे हैं होलसेल पर तो 176 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और हमारे पास होंगे जी इसके बाद गोरमे के रेट। गोरमे पे अगर आप जा रहे हैं 175 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। जी तो नाज़रीन इसके बाद अगला सेगमेंट शामिल करते हैं। आपको बताएंगे बचत आप कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। सबसे पहला ब्रांड हमारे पास है ब्रेकआउट पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ है। इंडियोर पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ है। और इसके बाद रॉयल टैग अप टू 20% ऑफ। और मेट्रो पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ।
और अब शामिल करते हैं अपना अगला सेगमेंट, जान लेते हैं माल का हाल। जी तो नाज़रीन, एक नजर डालते हैं करेंसी रेट्स पर। आपको बता दिए कि डिफरेंट करेंसी रेट्स क्या हैं। ट्रेलर तो इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा वीकेंड पे। हमें अब आपसे इजाज़त चाहिए। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपना फीडबैक ज़रूर हमें देना है, कुछ सजेशन अगर आप देना चाहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनानी चाहिए तो ज़रूर। और इसके अलावा अगर आप में कोई टैलेंट है तो आप हमारे पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अपने प्रोग्राम की ज़ीनत भी बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।